नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि क्या होता है इम्प्लांटेशन, क्या पहले हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन के बाद पढ़ा हमने इम्प्लांटेशन के बाद हमने पढ़ा माइलस्टोन क्या क्या होते हैं। अब माइलस्टोन के बाद हमें पढ़ना है कि कैसे अब चीजें डेवलपमेंट होंगी, यानी कि हमने पहले प्रेगनेंसी कंसीव कराया, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा प्रेगनेंसी को कंसीव कराया। प्रेगनेंसी कंसीव कराने के बाद हमने क्या किया कि जितने भी हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा, स्पर्म और ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ा, फर्टिलाइजेशन कराया, देन उसके बाद हमने इम्प्लांटेशन कराया, यूट्रस में कैसे हुआ है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास था कि हमने माइलस्टोन पढ़ा। आज का हमारा क्लास है प्लेसेंटा। हम प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, प्लेसेंटा एक हमारे यूट्रस में यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्लेसेंटा का क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें हम प्लेसेंटा के द्वारा कैसे पढ़ना है या प्लेसेंटा के बारे में हमें पढ़ना है। तो आगे हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। तो ये प्लेसेंटा के एक हमने रफली डायग्राम बनाया है जिसके द्वारा हम चीजों को समझेंगे और प्लेसेंटा के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उन सारे स्ट्रक्चर्स का क्या क्या काम होता है वो सारी चीजें भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो पहली बात तो हमारा प्लेसेंटा क्या होता है। तो प्लेसेंटा क्या होता है, एक आपका जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हम देखते हैं प्लेसेंटा क्या होता है, एक डिस्क्वाइडल डेसिडुएट हीमोकोरियल स्ट्रक्चर होता है। मतलब प्लेसेंटा क्या होता है, डिस्क्वाइडल और डेसिडुएट हीमोकोरियल स्ट्रक्चर। डिस्क्वाइडल क्या इंडिकेट करेगा, यानी बेसल प्लेट और कोरियोनिक प्लेट। बेसल प्लेट का मतलब क्या था आपका कि मदर के साइड का, मतलब एंडोमेट्रियम की बेसिलिक लेयर क्या कहलाएगा आपका, बेसल प्लेट, और कोरियोनिक लेयर क्या कहलाएगा आपके बेबी साइड पर। मतलब प्लेसेंटा कहां से जुड़ा और कहां तक है, तो वो बेसल प्लेट और कोरियोनिक प्लेट। और जो हीमोकोरियल होता है तो मतलब प्लेसेंटा का काम क्या है, ट्रांसफर कराना मैटरनल ब्लड को बच्चे तक। मतलब जो हीमोकोरियल का ही मतलब होता है कि हमारे जो ब्लड है बच्चे को कैसे न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन या ब्लड कैसे हमें ट्रांसफर कराना है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका हीमोकोरियल। यानी प्लेसेंटा क्या एक डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर होता है, यानी मदर से लिया, मदर से फिर बच्चे में दिया, यानी ये काम कौन कर रहा है आपका, प्लेसेंटा कर रहा है। तो जो प्लेसेंटा होता है मैटरनल फीटल ब्लड नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी कि जिसमें क्या होता है कि जैसे प्लेसेंटा से क्या हो रहा है, मतलब बेसल लेयर से मतलब आपके प्लेसेंटा को मिल रहा है ब्लड, तो मतलब वहां पे ये नहीं हुआ कि बच्चे का बीच में कनेक्शन हो रहा है, नहीं बच्चे का नहीं हो रहा है। यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, 12वें दिन में प्लेसेंटा का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, 21वें दिन में बच्चे को मिलता है। तो यानी कि 12वें दिन में जैसे कि आपका 12वें दिन में अगर देखा जाए, मैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही समझा देती हूँ। तो जैसे ये आपका क्या हो गया है, बेसल लेयर, और ये आपका क्या हो गया है, कोरियोनिक लेयर। तो जो बेसल लेयर होता है ये किससे जुड़ा हुआ है, आपके एंडोमेट्रियम ग्रोथ से। किससे जुड़ा हुआ है, एंडोमेट्रियम से। और जो बेसिलिक जो आपका कोरियोनिक है ये किससे जुड़ा हुआ है, बच्चे से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि ये वाला पहले किसको सर्कुलेशन मिलेगा, तो यानी बेसिलिक लेयर को मिलेगा, देन उसके बाद किसको मिलेगा, यानी कोरियोनिक लेयर को मिलेगा। तो जो आपका प्लेसेंटा का और बच्चे का सर्कुलेशन है वो कभी एक दूसरे से क्रॉस नहीं होते हैं, एक दूसरे के क्रॉस अगेंस्ट में नहीं जाते, दोनों का ही अलग अलग सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो क्या होता है, प्लेसेंटल सरफेस डिफरेंस डन बाय अम्बिलिकल कॉर्ड अटैचमेंट प्लेसेंटल। तो यहाँ पे जो आपका प्लेसेंटा जो होता है उसको हम कैसे डिफरेंट करेंगे कि कौन सा बेसल लेयर है, कौन सा कोरियोनिक लेयर। तो बेसल लेयर क्या होता है, ऊपर होता है, जिसके द्वारा किसके द्वारा हम डिफरेंशिएट करेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो कोरियोनिक लेयर के बीच में क्या ऐड होता है आपका, अम्बिलिकल कॉर्ड ऐड होता है। कोरियोनिक से स्टार्ट होता है आपका, कोरियोनिक साइड से ही समझ लो एक ये चीज वस्तु है, वस्तु से क्या हो रहा है, ये वस्तु से इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया। तो जिस साइड से ऐसे समझ लो ये अम्बिलिकल कॉर्ड लगा हुआ है, तो जिस साइड से अम्बिलिकल कॉर्ड चिपका हुआ है ये क्या कहलाएगा आपका, कोरियोनिक। तो अम्बिलिकल कॉर्ड डिफरेंशिएट करवाता है कि कौन सा बेसिलिक लेयर है और कौन सा कोरियोनिक लेयर है। तो आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका। तो स्ट्रक्चर में ये एक बेसल लेयर और कोरियोनिक लेयर मैंने बता ही दिया है आपको। तो इसको क्या बोलेंगे, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ बेसिलिस, इसको बोलेंगे कोरियोनिक फ्रंडोसम। डेसिडुआ बेसिलिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एंडोमेट्रियल की साइड पे है, और कोरियोनिक फ्रंडोसम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे की साइड पे है।
नेक्स्ट आप प्लेसेंटा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया नीटा बाउच लेयर। सबसे पहले हम देख रहे हैं तो क्या है, नीटा बाउच लेयर। नीटा बाउच लेयर क्या कर रहा है, आपका बैरियर यानी आपका कोरियोनिक को और आपके बेसल को, यानी बेसिलिक लेयर को और कोरियोनिक लेयर को क्या कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है, मतलब अलग अलग बना रहा है, मतलब बैरियर बीच में लगा के रहता है, उसको क्या बोलेंगे, ये इसका फंक्शन होता है नीटा बाउच लेयर। नेक्स्ट है आपका इंट्राविलस स्पेस। इंट्राविलस स्पेस किसको बोलेंगे, जो ये पूरे स्पेस इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, ये गड्ढे में जो भी स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, इंट्राविलस स्पेस। आप देख रहे होंगे ये व्हाइट कलर का जो डॉट 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 लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि ये व्हाइट कलर का जो डॉट डॉट लगा हुआ है, इसको बोलेंगे, इसको हमने नाम दे दिया हाफ बोर सेल। हाफ बोर सेल इसका काम क्या होगा, जैसे नॉर्मल आपके नॉर्मल ब्लड वेसल्स में यानी ब्लड सर्कुलेशन में फैगोसाइटोसिस का काम होता है, हमारे नॉर्मल सेल में भी फैगोसाइटोसिस काम होता है। तो ऐसे ही इसमें भी कुछ भी कचरा या कुछ भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी ऐसा फॉरेन बॉडी जाएगा तो उनको फैगोसाइटोसिस करने का काम कौन कर रहा है, हाफ बोर सेल। तो हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़ा। पहला स्ट्रक्चर था आपका नीटा बाउच लेयर, जो अलग अलग दर्शाता है कौन सा बेसिलस लेयर है, कौन सा कोरियोनिक फ्रंडोसम है, जो डिफरेंट कर रहा है, यानी अलग अलग कर रहा है। दूसरा हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कि ये पूरे स्पेस को हम बोलते हैं इंट्राविलस स्पेस। इस पूरे स्पेस को क्या बोल रहे हैं, इंट्राविलस स्पेस। नेक्स्ट है आपका कि हमने अंदर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं व्हाइट कलर का होता है, उसका काम है फैगोसाइटोसिस करना, उसका नाम है हाफ बोर सेल, जो क्या करता है, जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी आपके फॉरेन बॉडी है, वो सारी चीजें कौन, जैसे कोई भी चीजें प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी हम गलत चीजें बच्चे को नहीं, हम फिल्टर करने, यानी जितनी भी गंदी चीजें वहां पे अवेलेबल है उसको खाने का काम कौन कर रहा है, हाफ बोर सेल। नेक्स्ट है आपका ट्राबैक्यूलर फिल्ट्रेशन, यानी जो रेड कलर का देखो हाफ बोर सेल के बीच में है, जो क्या करने का, छानने का काम करेगा, यानी बड़े बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन बॉडी तो किसने खा लिया, हाफ बोर सेल ने खा लिया, लेकिन फिर भी इसको फिल्टर यानी छानने का काम कौन करेगा, ट्राबैक्यूलाई। कौन करेगा, ये ट्राबैक्यूलाई, ये होता है। नेक्स्ट है आपका कोटाइलेडोन। कोटाइलेडोन क्या होता है, ये स्ट्रक्चर आपका कोटाइलेडोन होता है, जो कितना होता है, एक आपके प्लेसेंटा में 15 से 20 कोटाइलेडोन होते हैं। आपके प्लेसेंटा में कितने कोटाइलेडोन होते हैं, 20 कोटाइलेडोन होते हैं, जो क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, जो क्या कर रहे हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका लैक्यूनार स्पेस। नेक्स्ट क्या है आपका, ये बीच बीच में जगह खाली है, 2 विलाई के बीच में एक जगह, 2 विलाई के बीच में, यानी 2 विलाई के बीच में एक जगह, एक ये विलाई, एक ये विलाई और एक ये विलाई, इन दोनों विलाई के बीच में ये जो स्पेस है, इसको बोलेंगे लैक्यूनार स्पेस। यानी ये स्पेस में क्या काम आएगा आपका, किस काम में आएगा, ये स्टोर करने के काम में आएगा। मतलब आपका जो आ रहा है ब्लड, आपने भेज रहे हैं, यानी बेसल जो भेज रहा है ब्लड, तो इस प्लेसेंटा में रखने के काम आएगा आपका क्या, लैक्यूनार स्पेस। तो जो आपका जो एक कोटाइलेडोन होता है, जो एक कोटाइलेडोन होता है, वो कितने लैक्यूनार, जो ये आपका स्टेम विलाई है, यानी ये कोटाइलेडोन इस स्टेम विलाई को, ये क्या कहलाएगा आपका, ये क्या है, स्टेम विलाई। ये क्या है, स्टेम विलाई। हमने स्ट्रक्चर पुराने वाले इसमें पढ़ा था कि स्टेम विलाई कैसा होता है, हमने दिखा दिया था इसका स्ट्रक्चर। तो ये आपका क्या कहला, स्टेम विलाई। तो एक कोटाइलेडोन 4 से 5, एक कोटाइलेडोन 4, जो एक कोटाइलेडोन होता है वो कितने स्टेम विलाई को करता है, भेजता है, यानी सर्कुलेशन या ब्लड सप्लाई कितने स्टेम विलाई को करेगा, 60 स्टेम विलाई को करेगा। यानी 4 से 5 जो होते हैं वो कितने करेंगे, 60 स्टेम विलाई के लिए करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया है, स्ट्रक्चर हो गया। तो जो 3 से जो ईच कोटाइलेडोन सप्लाई 3 to 4 विलाई, यानी आपका जो ये एक कोटाइलेडोन होता है, ये 1 2 3 4 यानी 4 स्टेम विलाई, 3 से 4 स्टेम विलाई को एक कोटाइलेडोन सप्लाई करता है। समझ आ गया होगा। तो अगर हम दोबारा स्ट्रक्चर देखें तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए स्ट्रक्चर को। नीटा बाउच लेयर हो गया, लैक्यूनार स्पेस हो गया, डेसिडुआ बैसिलस हो गया, इंट्राविलस स्पेस, हाफ बोर सेल, कोरियोनिक फ्रंडोसम, स्टेम विलाई, ट्राबैक्यूलाई, कोरियोनिक कोटाइलेडोन, कोरियोन है ये, कोरियोनिक लीफ बोल देना चाहिए इसको, क्या बोलेंगे, कोरियोनिक लीफ, कोरियोनिक लीफ बोलेंगे। और कोरियोनिक बेसल, ये कोरियोनिक लीफ का नहीं, पत्ती के आकार का बना हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कोरियोनिक लीफ। नेक्स्ट है आपका कोटाइलेडोन और लैक्यूनार स्पेस। ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा का सर्कुलेशन।
प्लेसेंटा का सर्कुलेशन देखेंगे तो इसमें दो तरीके का सर्कुलेशन हमने पहले भी पढ़ लिया था कि प्लेसेंटा दो तरीके का सर्कुलेशन करेगा, फीटो सर्कुलेशन एंड प्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो मैंने बोला कि दोनों ही अलग अलग सर्कुलेशन है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पहला सर्कुलेशन होता है जो प्लेसेंटा इज डिवाइडेड बाय बोथ मदर एंड फीटस, यानी कि आप जो प्लेसेंटा होता है दोनों लोग ही इसको डिवाइड करके रखे हैं। तो प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो होता है, तो यूट्रोप्लेसेंटल में हम सिर्फ बैसिलस की बात करें तो यूट्रस को कौन दे रहा है, यानी आपका एंडोमेट्रियल लेयर, यूट्रस को प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा को कौन दे रहा है, यूट्रस दे रहा है, और बच्चे को कौन दे रहा है, ब्लड प्लेसेंटा दे रहा है। उल्टा होता है इसमें कि मतलब कि आपका जो प्लेसेंटा को अगर ब्लड मिलेगा वो किसके द्वारा मिलेगा, यूट्रस के द्वारा मिलेगा, और बच्चे को किसके द्वारा ब्लड मिलेगा, प्लेसेंटा के द्वारा मिलेगा। तो यहाँ पे पहले हम यूट्रोप्लेसेंटल देखें तो ये कितने दिन में स्टार्ट हो जाता है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि ये 12 दिन में स्टार्ट हो जाता है। तो इसका कितना ml पर मिनट आएगा, तो 500 ml, यानी आपका जो यूट्रस है प्लेसेंटा को 500 ml पर मिनट, 1 मिनट में 500 ml सप्लाई करता है। तो आपका कितने दिन में स्टार्ट हुआ, ये 12वें दिन में। इसका जो यूट्राइन आर्टरी होती है, आपका कौन लेके आ रहा है, आपके यूट्रस से प्लेसेंटा में कौन ब्लड लेके आएगा, तो आपका यूट्रस से प्लेसेंटा में ब्लड लेके आएगा आर्टरी। तो उसकी प्रेशर, तो उसका प्रेशर हमेशा आर्टरी का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, वेन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे प्लेसेंटा का प्लेसेंटल आर्टरी यानी यूट्रस आर्टरी का प्रेशर कितना होगा, 80 mm ऑफ Hg, और यूट्रस वेन का प्रेशर कितना होगा, 8 mm ऑफ Hg। तो ये हो गया आपका प्लेसेंटल सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशन। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, फीटल सर्कुलेशन में आपका प्लेसेंटा दे रहा है बच्चे को, तो आपका जो प्लेसेंटा, इसमें क्या हो रहा था, आर्टरी लेके आ रही थी प्लेसेंटा को देने के लिए, लेकिन इसमें कौन लेके आएगा बच्चे को देने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा, आपका वेन लेके आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा, ज्यादा, दोनों ही ऑक्सीजनेटेड रहते हैं, लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें रहता है, आपके आर्टरी में, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट होगा, इसमें किसमें होगा, वेन में होगा। तो यहाँ पे जो आपका यूट्रस है यानी प्लेसेंटा है वो बच्चे के पास लेके आएगा सर्कुलेशन। तो यहाँ पे अम्लाइकल वेन होता है, इसमें ऑक्सीजन कितने % मात्रा में होता है, 80% की मात्रा में, और अम्लाइकल आर्टरी में यानी वापस लेके जाएगा तो ये किसमें कितना होगा, 60% होता है ऑक्सीजन। यानी यहाँ पे उल्टा सर्कुलेशन हम देखने के लिए मिल रहा है। हमेशा क्या होता है कि आर्टरी हमेशा ब्लड पहुंचाती है और वेन क्या करती है, वापस लेके जाती है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वेन लेके आएगी और आर्टरी वापस लेके जाएगी। हमेशा आर्टरी का ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है, वेन का कम होता है, लेकिन यहाँ पे आपका वेन का ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा और आर्टरी का कम होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल 80% होता है और इसमें 60% होता है। अगर वेन का यहाँ पे भी, क्योंकि हमेशा ग्रेविटी कैसी होती है, नीचे होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटी नीचे है तो प्रेशर भी नीचे ज्यादा होगा, ग्रेविटी जिधर नहीं रहेगी उधर प्रेशर कम होगा, मतलब ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 80, मतलब यहाँ पे जब अगर ग्रेविटी नीचे जा रही है तो मतलब प्रेशर कम लगेगा, फटाक से गिर जाएगा। अगर ऊपर जाना है तो ग्रेविटी क्या होगी, ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा प्रेशर का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 mm ऑफ Hg वेन का प्रेशर होगा और 60 mm ऑफ Hg क्या होगा, आर्टरी का प्रेशर होगा। तो ये हो गया आपका फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। नेक्स्ट है आपका कि प्लेसेंटल बैरियर क्या होता है। अब हमने प्लेसेंटा पढ़ लिया, सर्कुलेशन पढ़ लिया हमने प्लेसेंटा की, प्लेसेंटा को कौन सर्कुलेशन दे रहा है, तो हमारा प्लेसेंटा का काम क्या है, प्लेसेंटा क्यों बनाया गया है, तो प्लेसेंटा हमारा किसके काम में आ रहा है, बैरियर का काम करता है, मतलब बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए, बच्चे का ख्याल रखने के लिए कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, आपका प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो होता है ये क्या होता है, एक सिलेक्टिव नेचर का होता है, मतलब इसमें चीजें सिलेक्टेड चीजें रहती हैं जो कि बच्चे के काम में आएगा, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें कितनी लेयर होती है, टोटल 5 लेयर होती है। इसकी कितनी लेयर हो जाती है, टोटल 5 लेयर होती है, जिसका अलग अलग काम होता है। तो एक लेयर की मोटाई कितनी होती है, 0.025 mm की होती है। एक प्लेसेंटल की कितनी होती है, 0.025 mm की थिकनेस होती है, जो क्या करता है, सिलेक्टिव नेचर का होता है। ये सारी चीज क्रॉस करेंगे, ये सारी चीजें, उसके बाद ही बच्चे तक, यानी इतनी सारी चीजें रहेंगी जो उस ब्लड को फिल्टर करके, प्रोटेक्ट करके बच्चे तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये है प्लेसेंटा का काम। अब यहाँ पे आर्टरी जो होती है वो आपका स्पाइरल आर्टरी 150 से 200
स्पाइरल आर्टरी, यूट्राइन बेड। यूट्राइन बेड का मतलब होता है आपका जो ये एंडोमेट्रियम लेयर था, बेसल वाला लेयर था, इसमें यूट्राइन बेड बनता है जिसमें 150 से 200 यूट्राइन आर्टरी क्या करती है, सर्कुलेट होती है। हमने बोला कि प्लेसेंटा को कौन दे रहा है, आर्टरी, लेकिन बच्चे को कौन दे रहा है, वेन देती है। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, यूट्राइन आर्टरी। इसमें अल्फा जोन बीटा जोन भी होता है, उतना ज्यादा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा का हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन, मतलब एक बच्चे के लिए, एक प्रेग्नेंट औरत के लिए क्या क्या काम होता है प्लेसेंटा का। तो प्लेसेंटा की बात करूं तो सबसे पहले जनरल फंक्शन देखेंगे। प्लेसेंटा में सबसे पहले क्या देखेंगे, जनरल फंक्शन देखते हैं। तो प्लेसेंटा का जनरल फंक्शन क्या होता है कि ये एक मल्टी सिस्टम फंक्शन होता है। ये क्या होता है, एक मल्टी सिस्टम फंक्शन होता है जिसमें जीआईटी सिस्टम, जनरल सिस्टम का ही मतलब है जीआईटी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जितने भी आपके 13 सिस्टम होते हैं, यूरिनरी सिस्टम, जितने भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जो भी सिस्टम है वो नॉर्मल जनरल फंक्शन में हेल्प करता है प्लेसेंटा। तो जनरल फंक्शन परफॉर्म बाय डिफरेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल, मतलब बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये वर्कआउट करता है। मेन फंक्शन हमारा क्या है, सबसे जो मेन होता है इम्यून फंक्शन। इम्यून फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यून फंक्शन के लिए क्या काम आएगा, प्लेसेंटा का क्या वर्क होगा, तो जो आईजीजी है, आईजीजी मतलब कि ट्रांसफर बाय प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू फीटस। जो आईजीजी है किसके द्वारा ट्रांसफर होगा, मदर से बच्चे में जाएगा, जिससे कि बच्चे को रिजेक्शन ना मिले। तो यहाँ पे आईजीजी ट्रांसफर बाय प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू फीटस, बच्चे मतलब कि प्लेसेंटा के द्वारा मदर से बच्चे में हम क्या भेज रहे हैं, आपका इम्यूनिटी भेजते हैं। तो पहला इम्यूनिटी क्या है आपका, पीएपीपी। पहला मिनट क्या है आपका, पीएपीपी, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है, और दूसरा आपका कौन सा इम्यूनिटी भेजता है, मदर से, मतलब प्लेसेंटा, मदर के प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू फीटस, मतलब कि फीटस के द्वारा मदर में भेजता है जिससे कि उसको रिजेक्शन ना करे। तो इसका कारण होता है कि बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मदर इम्यून सप्रेशन टू प्रिवेंट फीटल रिजेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही आपका इम्यून सिस्टम जो है, मतलब कि प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा ग्लाइकोप्रोटीन, प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा ग्लाइको प्रोटीन। तो अगर हम इम्यून सिस्टम का फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, तो इम्यून सिस्टम का मतलब ही होता है कि जो बच्चे के द्वारा हम मदर में प्लेसेंटा के द्वारा उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे को यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। अगर मदर का हम क्या करेंगे, इम्यूनिटी सप्रेस करेंगे। कोई भी अपनी ऑर्गन बॉडी क्या होती है, अपने आप में, जैसे हम कुछ ऑर्गन डोनेशन भी करते हैं तो क्या होता है कि हम इम्यून सप्रेशन खाते हैं कि हमारा बॉडी रिजेक्ट ना करे कि हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। ऐसे ही क्योंकि हम अदर चीजें ही हैं हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी में, तो इसीलिए उस टाइम पे आपके मदर का इम्यून को सप्रेस करने के लिए ये 2 हार्मोन रिलीज होते हैं इसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। तो ये क्या, कौन कौन से हार्मोन होंगे, पीएपीपी, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, और दूसरा होता है प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये 2 हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं, रिलीज करते इम्यून को सप्रेस करने के लिए एक मदर का, जिससे कि वो फीटल को क्या ना करे, रिजेक्ट ना करे, उसका अपना ही पार्ट, अपनी ही बॉडी का पार्ट समझ के उसको रख ले। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हार्मोन किसमें काम का आएगा, नेक्स्ट प्लेसेंटा का वर्क है एंजाइमेटिक फंक्शन। एंजाइम में क्या फंक्शन होता है, तो पहला फंक्शन देख लिया जनरल फंक्शन, जो डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन के अकॉर्डिंग, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। दूसरा हमने देख लिया इम्यूनो फंक्शन, इम्यूनिटी में क्या फंक्शन क्या रोल है एक प्लेसेंटा का। थर्ड पे पढ़ रहे हैं हम एंजाइमेटिक फंक्शन। एंजाइमेटिक फंक्शन क्या होता है, तो एंजाइम में 2 एंजाइम रिलीज होते हैं, डाई अमाइनो ऑक्सीडेज, जो 2 एंजाइम रिलीज होते हैं डाई अमाइनो ऑक्सीडेज। तो डाई अमाइनो ऑक्सीडेज क्या होता है, इट रिमूव्ड पॉइजनस अमोनिया एंड प्रेशर अमोनिया, यानी कि ये जो एंजाइम रिलीज हो रहा है ये क्या कर, जो भी पॉइजनस अमोनिया होता है, क्योंकि अपनी बॉडी में अमोनिया का सिक्रीशन भी होता है, अमोनिया भी बनता रहता है, तो उस जो पॉइजनस अमोनिया है उसको क्या करेगा,
रिमूव करने में हेल्प करेगा और अमोनिया के प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। कौन करता है? ये प्लेसेंटा करता है। तो मतलब आपके बॉडी में क्योंकि अमोनिया का लेवल बढ़ गया तो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आपका इंसेफ्लाइटिस वगैरह होने का चांसेस रहता है, या बच्चे में ट्रांसफर होने का चांसेस रहेगा, बच्चा रिजेक्ट हो सकता है, बच्चे की डेथ हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका एंजाइम रिलीज होता है, तो 2 एंजाइम रिलीज हो रहे हैं आपका, डाइअमाइनो ऑक्सीडेज और ऑक्सीटोकाइनेज। दूसरा कौन सा है? ऑक्सीटोकाइनेज। तो इसमें जो डाइअमाइनो ऑक्सीडेज होता है वो अमोनिया के पॉइजनस को क्या करता है? रिमूव करता है और अमोनिया के प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। दूसरा है ऑक्सीटोकाइनेज। ऑक्सीटोकाइनेज क्या होता है? इट इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मतलब ऑक्सीटोसिन क्यों रिलीज करवाते हैं हम? पेन के लिए। ऑक्सीटोसिन क्यों रिलीज करवा रहे हैं हम? पेन के लिए। लेकिन क्या यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या हमें पेन की जरूरत है? क्या अभी डिलीवर्ड थोड़ी कराना है, अभी हमें क्या करना है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पेन को क्या करने के लिए? उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट, उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए, बंद करने के लिए भी आपका ऑक्सीटोकाइनेज रिलीज होता है। तो 2 तरीके का एंजाइम रिलीज होगा जो अमोनिया के प्रेशर को मेंटेन करेगा और जो भी अमोनिया पॉइजन है उसको रिमूव करेगा। और दूसरा होता है ऑक्सीटोकाइनेज है जो क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या करेगा? इनहिबिट करके रखेगा, क्योंकि हमें ऑक्सीटोसिन का अभी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका बैरियर। फर्स्ट हमने पढ़ लिया जर्नल फंक्शन, दूसरा हमने पढ़ लिया इम्यून फंक्शन, थर्ड हमने पढ़ लिया एंजाइमेटिक फंक्शन। 2 एंजाइम थे, कौन कौन से थे? डाइअमाइनो ऑक्सीडेज और दूसरा ऑक्सीटोकाइनेज, जो ऑक्सीटोसिन को क्या करता है? इनहिबिट करके रखता है। 4th नंबर पे हम पढ़ेंगे बैरियर फंक्शन। सम टाइम प्लेसेंटा फेल टू प्रोटेक्ट फीटस। मतलब बैरियर फंक्शन भी में सम टाइम में प्लेसेंटा क्या करता है? जैसे कि फीटस को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी क्या होता है? प्लेसेंटा फेल हो जाता है। उस टाइम पे समझ लो कोई इन्फेक्शन, जैसे आपका टॉर्च इन्फेक्शन कॉज होने लगता है। अगर बैरियर खराब हो गया तो वहां पे कौन सा इन्फेक्शन होने लगता है? टॉर्च इन्फेक्शन। नेक्स्ट है आपका हार्मोनल फंक्शन। ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइमेटिक फंक्शन एंड हार्मोनल फंक्शन। तो हार्मोनल फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन क्या हो रहा है आपका? एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्पस ल्यूटियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम किस लिए इंपॉर्टेंट है? आपके किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करने के लिए? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। जिस टाइम पे हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहता है उस टाइम पे इस दोनों को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? एचसीजी। और एचसीजी कौन रिलीज करवा रहा है? आपका प्लेसेंटा। तो हमारा पहला फंक्शन हो गया जनरल फंक्शन, दूसरा फंक्शन हो गया इम्यूनिटी फंक्शन जिसमें हम बच्चे को रिजेक्ट करने से बचाते हैं, थर्ड फंक्शन हो गया एंजाइमेटिक फंक्शन जिसमें हम अमोनिया का पॉइजन जो होता है उसको रिमूव करते हैं, ऑक्सीटोसिन को इनहिबिट करा के रखते हैं। फोर्थ फंक्शन आपका हो गया हार्मोनल फंक्शन। हार्मोनल फंक्शन में सबसे पहला होता है आपका एचसीजी जो कि प्रेगनेंसी को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, जिसमें कि आपका प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्पस ल्यूटियम को क्या कर रहा है? मेंटेन करके रख रहा है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेस्टेरॉन या आपका एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारी चीजें देखने के लिए मिलती है कि नोजिया वॉमिटिंग फील हो रहा है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो ये आपका कब आना यानी एचसीजी कब आता है? क्योंकि हमारा ओवुलेशन के टाइम पे बनता है, लेकिन अब यहाँ पे तो ओवुलेशन होगा नहीं क्योंकि हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। इस टाइम पे हमारा दूसरा हार्मोन रिलीज होगा, दूसरे वर्कआउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आपका एचसीजी हार्मोन है किस दिन आता है? इनकमिंग डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चंस में ये। तो इनकमिंग डे कब होता है आपका? एचसीजी हार्मोन किस दिन आता है? तो आपका एचसीजी हार्मोन 8th डे में आता है। कितने दिन में आता है? 8th डे में। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम, मतलब आपका एचसीजी हार्मोन आपके पूरी प्रेगनेंसी में एचसीजी हार्मोन कितने कब रहता है? तो आपका पूरी प्रेगनेंसी में एचसीजी हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो होता है आपका 8th वीक में सबसे ज्यादा पीक लेवल पे रहता है। नेक्स्ट है मिनिमम कब होता है? तो 12 वीक के बाद, यानी आपका 12 वीक के बाद यानी 3 महीने, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी हमने कब कितने में कंसीडर किया? 3 मंथ में, यानी 4 के 12 मतलब 12 वीक में। तो 12 वीक में यानी जब तक 3 महीने तक रहता है तो एचसीजी की वजह से क्या होता है? हमारा नोजिया वोमिटिंग कंटिन्यू एक वुमेन को लगता है।
तो आपका मिनिमम कब होगा? आफ्टर 12 वीक, 12 वीक के बाद क्या होगा आपका मिनिमम कम होगा, खत्म नहीं होगा लेकिन कम होगा। और आउटगोइंग या फिर एब्सेंस कब होगा एचसीजी हार्मोन? आफ्टर डिलीवरी, यानी रहेगा लेकिन उतने लेवल पे नहीं रहेगा, 3 महीने तक बहुत ज्यादा रहता है, 8 वीक में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, 8 दिन में आता है, और 12 वीक के बाद क्या होता है? कम होता है, और आपका आफ्टर डिलीवरी क्या होता है? आउट गोइंग हो जाता है, यानी ये पूरी तरीके से चला जाता है। कब चला जाता है? आफ्टर डिलीवरी। तो आपका पहला हो गया एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के बारे में हमने पढ़ लिया। तो हमने ये देखा कि उसमें कि कैसे हमारा मतलब किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 8 दिन में 8 दिन में आता है, 8 वीक में सबसे ज्यादा पीक लेवल पे रहता है, 12 वीक के बाद मिनिमम लेवल होता है, और आफ्टर डिलीवरी क्या होता है? ये खत्म होता है। नेक्स्ट हार्मोन है आपका HCS, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, HCS हार्मोन। इसी को क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन। इसी को क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन क्यों जरूरत है? क्योंकि हमने जनरल फंक्शन में पढ़ लिया कि आपका सारा जितने भी सिस्टम है उनको उसका वर्क क्या करेगा? परफॉर्म करेगा, और उसका वर्क मेंटेन करके रखेगा। दूसरे में हमने इम्यून पढ़ लिया, तीसरे में हमने एंजाइमेटिक पढ़ लिया, फोर्थ पे हमने क्या पढ़ रहे हैं? हार्मोनल पढ़ रहे। तो हार्मोनल में पहला हमने पढ़ लिया है एचसीजी हार्मोन, और दूसरा क्या है आपका? ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन। यानी हमारी बॉडी तो बन गई है, अब उसके लिए ग्रोथ के लिए भी कौन सा हार्मोन आएगा? तो आपका हार्मोन का नाम है HCH हार्मोन। तो जो HCH हार्मोन होता है वो जनरल ग्रोथ यानी आपका हमने जो जनरल फंक्शंस पढ़ा था, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, जितने भी सिस्टम पढ़ रहे थे उन सारे सिस्टम को नॉर्मल ग्रोथ कौन कर रहा है? आपका ग्रोथ हार्मोन। फिर स्केलेटन ग्रोथ के लिए कौन होगा? भाई अब बन रहा है तो स्केलेटन भी बनेगा, स्केलेटन यानी हड्डी को बनने में, ग्रोथ करने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन होगा? इंसुलिन। नेक्स्ट है बनने में यानी ग्रोथ करवाने में, बनाने में तो कौन हेल्प किया? इंसुलिन। लेकिन इसको मैच्योर करने में कौन हेल्प करेगा? कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? HCH ग्रोथ हार्मोन का। ये भी कौन परफॉर्म कर रहा है? आपका प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का इतना फंक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटा हमारे लिए। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, यानी आपका ये क्या हो रहा है? आपके इससे रिलेटेड है, ब्रेस्ट फीड से रिलेटेड है, यानी ब्रेस्ट चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। वो भी कब मिलेगा? आपका आफ्टर 12th वीक के बाद, यानी आपकी 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के बाद आपके ब्रेस्ट चेंजेस भी देखने के लिए मिलेंगे। किसकी वजह से हो रहा है? ये आपका प्लेसेंटल फंक्शन की वजह से हो। तो कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? HPL हार्मोन। कौन सा हार्मोन? HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। तो इसमें क्या होता है? ये किससे रिलेटेड है? आपके लैक्टेशन से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा ब्रेस्ट भी प्रिपेयर्ड होगा किसके लिए? ब्रेस्ट फीड कराने के लिए बेबी का। लैक्टेशन रिलेटेड ब्रेस्ट चेंजेस आफ्टर 12 वीक जेस्टेशन, यानी आपका 12 वीक के बाद ही, 12 हफ्ते के बाद ही क्या होगा? ब्रेस्ट चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, ये हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट हार्मोन क्या है आपका? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन किसके लिए? ग्लैंडुलर ग्रोथ के लिए। तो हमारा जो एस्ट्रोजन होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लैंडुलर ग्रोथ। तो नॉर्मल लेवल जो होता है एस्ट्रोजन का कितना होना चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन में? तो 0.05 से 30 नैनोग्राम पर ml। 1 ml में 0.05 से 30 नैनोग्राम पर ml एस्ट्रोजन क्या रहता है? अवेलेबल होता है। किस काम में आता है? ग्लैंडुलर ग्रोथ में। और एस्ट्रोजन और भी एक काम में आ सकता है कि ये आपके MI के चांसेस को क्या करता है? रोकता है, क्योंकि ये क्या करता है? ग्लैंड के ग्रोथ में। तो ग्लैंड क्या है? आपका जो ब्लड वेसल्स है वो भी क्या है? ग्लैंड्स है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन का काम हमने पहले ही देख लिया कि न्यूट्रिशन के काम में आएगा, न्यूट्रिशन मेंटेनेंस के काम में आएगा। और इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? 25 to 300 नैनोग्राम पर ml। 1 ml में 25 से 300 नैनोग्राम पर ml क्या होता है? आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल रहता है। ये किस काम में आएगा? ये आपके प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन को मेंटेन करने में काम कौन करता है? आपका प्रोजेस्टेरोन। तो ये है आपके
प्लेसेंटा का फंक्शन। तो प्लेसेंटा में जितने भी स्ट्रक्चर भी हमने देखा, तो सबसे पहले हमने देख लिया था कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं। स्ट्रक्चर के बाद हमने उसका फंक्शन, उसका सर्कुलेशन देखा, सर्कुलेशन के बाद हमने उसका फंक्शन देखा। तो फंक्शन भी अलग अलग टाइप्स में हमने देखा, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज करके हमने देख लिया है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो ये हो गया आपका प्लेसेंटल फंक्शन। तो ये आपका हो गया कोरियोनिक फ्रंटोशा, ये आपका हो गया बेसिलस, डेसिडुआ बेसिलस, ये हो गया आपका इंट्राविलस स्पेस, हाफ बोर सेल जिसका किस काम में आएगा, फेगोसाइटोसिस के काम में आएगा। स्टेम विलाई जो हमने देख लिया था स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है आपका ट्रैबेकुलाई फिल्ट्रेशन के काम में आएगा। कोरियोनिक लीफ एंड कोटाइलेडॉन कितना होता है, 15 से 20। सो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो आज हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा, प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे अब आने वाले टाइम में भी यूपीपीएससी के एग्जाम में, आपको जितने भी क्वेश्चन इसी से प्लेसेंटा, सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा से होने वाले क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू कल की क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।